प्रशिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में हमने देखा था रिटेल फैक्टर्स, जिसमें हमने पॉर्टर्स के 5 फोर्स मॉडल और की सक्सेस फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम जानेंगे रिस्क फैक्टर्स इन रिटेल इंडस्ट्री और अपॉर्चुनिटीज इन रिटेल इंडस्ट्री। रिटेल इंडस्ट्री में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्क फैक्टर्स के नाम से जाने जाएंगे, और इन रिस्क फैक्टर्स के साथ ही साथ आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिस्क फैक्टर्स इन रिटेल इंडस्ट्री। इस पॉइंट में हम जानेंगे कि रिटेल इंडस्ट्री में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे लिए रिस्क क्रिएट कर सकते हैं या जिन पे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला स्टार्ट करते हैं लो ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट का बहुत ही कम ग्रोथ। अगर आप एट प्रेजेंट टाइम इंडिया में देखें तो बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो कि ट्रेडिशनल रिटेलिंग से गुड्स और सर्विसेज परचेज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय कि किसी मॉडर्न रिटेलिंग या ऑनलाइन शॉपिंग के। हाँ, हमने कल इससे पहले भी वीडियो में देखा है कि इंडिया में बहुत ही बड़ा पार्ट जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का है और बहुत ही कम पार्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर का है, बट ये धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। तो इसका जो ग्रोथ है वो बहुत कम है एट प्रेजेंट टाइम पे। तो कंज्यूमर मार्केट का लो ग्रोथ होना हमारे स्टोर के लिए या हमारे न्यू एंट्री के लिए कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। सेकेंड हम देखेंगे रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस। रेगुलेशन यानी कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं या बहुत सारे रूल्स हैं जो कि रिटेलर के लिए होते हैं और उनको फॉलो करना कंपल्सरी होता है। कंप्लायंसेस ऑलरेडी आपने अगर वो रूल फॉलो कर लिया है, जैसे कि आपने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाया तो रजिस्ट्रेशन करवाना, या रजिस्ट्रेशन करवा लिया है वो एक्सपायर्ड हो गया है तो उस एक्सपायर्ड रजिस्ट्रेशन को वापस रिन्यू करवाना, और इस तरीके के बहुत सारे और कंप्लायंसेस। तो जो ये रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस हैं वो रिटेलर के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे चैलेंजेस लेके आते हैं और उसके सामने एक रिस्क खड़ा हो जाता है। अब देखते हैं इनएबिलिटी टू कंट्रोल कॉस्ट और राइजिंग इनपुट प्राइसेस। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस या किसी भी वस्तु और सेवा की अगर कीमत आप देखें तो उसको कंट्रोल करना आपके हाथों में नहीं होता है। अगर कंपनी किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ा रही है, प्राइस उसका इंक्रीज हो रहा है, तो वो इफेक्ट करेगा आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी को, कस्टमर तक आपकी अप्रोच को। तो ये किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करना आपके हाथों में नहीं होता है, आप इसके लिए अनेबल होते हैं। अब देखते हैं सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। सप्लाई चेन क्या होता है? सप्लाई चेन जिसमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है और उसके बाद डिफरेंट चैनल्स के थ्रू वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में एंड यूजर या कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, तो उसको आप सप्लाई चेन कहते हैं। और इस सप्लाई चेन में बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस आ सकते हैं। जैसे कि आप देखें कि कोई कंपनी है, वहां से आपने प्रोडक्ट मंगाया, अब वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचे तो हो सकता है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई डिस्ट्रप्शन आ जाए, हो सकता है कि उसके पास स्टॉक अवेलेबल ना हो, या बीच में कोई थेफ्ट वगैरह हो जाए, या अदर कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचने में टाइम लग सकता है या थोड़ा डिले हो सकता है। तो ये कुछ डिस्ट्रप्शन है, वो डिस्ट्रप्शन आपके लिए रिस्क फैक्टर बन सकते हैं। इनएबिलिटी टू पेनिट्रेट इमर्जिंग मार्केट। इमर्जिंग मार्केट में एंटर करना कैसे इनएबिलिटी है? बिकॉज बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं या जिससे हमारे इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स से रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इस मार्केट को इफेक्ट करेगी और इस इमर्जिंग मार्केट में आपके लिए एंटर करना इनएबिलिटी या एक रिस्क क्रिएट करेगा। लास्ट पॉइंट देखते हैं हम, वॉलेटिलिटी इन कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट। जो कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट है उसके अंदर प्राइसिंग और
बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, वो इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग हो सकते हैं या कुछ भी और अदर रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से उसमें इफेक्ट हो रहा है। तो उसको कंट्रोल करना या उसकी जो अस्थिरता है वो आपके बिजनेस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इफेक्ट करती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिटेल इंडस्ट्री में रिस्क क्रिएट करते हैं। अब हम देखेंगे कि इन रिस्क फैक्टर के साथ ही साथ कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास अवेलेबल है जिन पे आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली फोकस कर सकते हैं। These are opportunities in retail industry. आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है राइज ऑफ ग्लोबल मिडिल क्लास। अगर एट प्रेजेंट टाइम आप इंडियन पॉपुलेशन देखें तो मिडिल क्लास जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा आपको मिलेगा और धीरे धीरे मिडिल क्लास का पॉपुलेशन और इंक्रीज हो रहा है। मिडिल क्लास पॉपुलेशन अगर इंक्रीज करेगा तो वो और राइज होगा या और अच्छे ग्रोथ लेवल पे जा रहा है। जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होता है वैसे ही आपकी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो इस मिडिल क्लास का पॉपुलेशन का इंक्रीज होना आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। सेकेंड, न्यू मार्केटिंग चैनल्स एंड सोशल मीडिया। आप नए मार्केटिंग चैनल्स, कुछ यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और सोशल मीडिया, बिकॉज अब धीरे धीरे कस्टमर अवेयर हो रहा है और वो ऑनलाइन शॉपिंग और मॉडर्न रिटेलिंग को प्रेफर कर रहा है, तो आपको सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स का, अपने सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट करना चाहिए। अब उनको प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपको चूज करना चाहिए। थर्ड, मल्टी चैनल अप्रोच। कस्टमर तक आपको अप्रोच बनाने के लिए मल्टी चैनल्स का यूज आप कर सकते हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी ऑफलाइन बिजनेस अपना कर रहे हैं, आप ऑफलाइन उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप उसके साथ साथ डिफरेंट फैसिलिटीज भी या डिफरेंट चैनल्स के थ्रू भी आप अपने गुड्स और सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आप वो चैनल्स भी चूज कर सकते हैं। अगर आप मल्टी चैनल्स के थ्रू कस्टमर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे या गुड्स प्रोवाइड करवाएंगे तो कस्टमर आपसे आपके लिए वो लॉयल बना रहेगा और आपकी ही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को वो चूज करेगा, बिकॉज उसको इतनी सारी फैसिलिटीज एक साथ मिल रही है। नेक्स्ट देखते हैं डेमोग्राफिक चेंजेस। डेमोग्राफिक चेंजेस किस तरीके से हो सकते हैं? देखो, डेमोग्राफिक्स क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर रेस और इनकम स्टेटस, पर्सनालिटी, लाइफस्टाइल्स और मैनी अदर फैक्टर्स, उनके अकॉर्डिंगली जो स्टडी की जाती है उसको हम डेमोग्राफिक बोलते हैं। और डेमोग्राफिक चेंजेस आपको भी पता है कि किसी एक एरिया या किसी एक रीजन में जिस लाइफस्टाइल के लोग रह रहे हैं तो जरूरी नहीं किसी दूसरे रीजन में सेम आपको लोग मिलेंगे या सेम डिमांड आपको वहां मिलेगी। तो कुछ डेमोग्राफिक चेंजेस भी होते हैं और इन डेमोग्राफिक चेंजेस को हमें ध्यान में रखना होता है। मान लेते हैं किसी एरिया में इनकम स्टेटस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी है, तो वो लोग लग्जरी आइटम को ज्यादा प्रेफर करते हैं। सेकेंड, ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो वहां के लोगों का लाइफस्टाइल उतना ज्यादा अच्छा नहीं है उसके कंपैरिजन जो पहले था, तो वहां पे लोग लग्जरी आइटम को ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। वो लोकल ब्रांडिंग और जो नॉर्मल ट्रेडिशनल शॉपिंग को करके आए हैं उसी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो कुछ डेमोग्राफिक चेंजेस भी हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस में या अपने स्टोर में या अपने गुड्स और सर्विसेज में कुछ चेंजेस करेंगे डेमोग्राफिक स्टडी के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल बहुत सारी कंपनीज या फिर अगर आपका भी स्टोर है, ठीक है, तो आप किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल करना उतना प्रेफर नहीं करेंगे जितना कि आपका खुद का कोई ब्रांड है या खुद का कोई प्रोडक्ट है उसको आप कस्टमर को सेल करेंगे। तो कंपनियां या डिफरेंट आउटलेट्स, रिटेलर्स वो ज्यादा प्रेफर करते हैं अपने ब्रांड को आगे पहुंचाना या अपने ब्रांड को पहले कस्टमर को प्रेफर करना। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आप जो
प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, तो उसमें टाइम टू टाइम आप रिसर्च करेंगे या मार्केट एनालिसिस करते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में कुछ अपडेट जरूर करेंगे। तो वो प्रोडक्ट्स अपडेट करने के बाद अगर आप कुछ नया प्रोडक्ट या कुछ नई सर्विसेज मार्केट में लेके आ रहे हैं, कुछ नया आप लॉन्च कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप लॉन्च करेंगे, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, कैसे आप उसको प्रमोट करेंगे। आप अगर ऑफलाइन कोई चैनल चूज कर रहे हैं तो आपका प्रमोटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा, अगर आप ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं तो वहां आपका प्रमोटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा, कितना आपको इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ देखनी होगी। बिकॉज अगर आप अपना प्रोडक्ट जितने इफेक्टिव वे में लॉन्च करेंगे या उसके प्रमोशन के लिए बहुत अच्छे से आप एक्टिविटीज करते हैं, तो कस्टमर को बहुत अट्रैक्ट करता है और कस्टमर उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करने के लिए अट्रैक्ट होगा और वो अपना पैसा उसमें स्पेंड करेगा। लास्ट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन बाय लोकल ब्रांडिंग। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड एक सिंबल, एक साइन या किसी भी कंपनी के बारे में जो बताता है। आप कोई पेन परचेज करते हैं, उसमें एक नाम लिखा होगा, तो उस नाम से आपको क्या पता चलता है कि ये किस ब्रांड का है, ठीक है। तो उस लोकल ब्रांडिंग में कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन, बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके जो ब्रांड नेम है वो सिमिलर से होते हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो अपने कॉम्पिटिटर के साथ में आप कैसे अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट शो कर सकते हैं, कैसे अपने ब्रांडिंग को डिफरेंट शो कर सकते हैं, वो डिफरेंशिएशन आपको वहां पे बनाना है। इसकी प्रोसेस जहां से, जैसे अभी आपको अपना कॉम्पिटिटर से अपना ब्रांड नेम थोड़ा डिफरेंट शो करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी एट प्रेजेंट टाइम सिचुएशन है या जिस भी पोजीशन पे आप हैं, आप उसी पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ यूनिक डिजाइन आप लेके आ सकते हैं, कुछ यूनिक आइडिया आप लेके आ सकते हैं। तो डिफरेंट आपकी स्ट्रेटेजी और डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू आप लोकल ब्रांडिंग के थ्रू अपने कॉम्पिटिटर से, अपने कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से उसको डिफरेंट शो कर सकते हैं। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं रिटेल इंडस्ट्री में। अगर आप इन फैक्टर्स में ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आप इन अपॉर्चुनिटीज को गेन कर पाएंगे और रिटेल सेक्टर में एक अच्छी पोजीशन पे आप पहुंच पाएंगे। आई होप आप लोगों को ये रिटेल फैक्टर्स अच्छे से समझ आए होंगे। लेकिन अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स और क्वेरीज हैं तो आप मुझे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।